अस्पताल के एक कमरे से एक महिला के चीखने की आवाज बहुत देर से आ रही थी। प्रसव पीड़ा के कारण डॉक्टर और नर्स उस महिला को संभाल रहे थे। तो कमरे के बाहर एक वृद्ध महिला, जो अस्पताल के कमरे के अंदर वाली महिला की सास थी, वह अपने आसपास 4 बच्चों को संभाल रही थी, जबकि उनका बेटा कमरे के बाहर परेशान होकर चक्कर काट रहा था। अमित और प्रिया की शादी को 8 साल हो गए थे और 8 साल में अब तक उनकी 4 लड़कियां हैं। उनके पिता भी उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। परिवार की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। खुद का मकान जैसे तैसे करके बना लिया था। उसी में पूरा परिवार रहता था। प्रिया तो बड़ी बेटी के जन्म के बाद और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन सास ससुर और पति के आगे उसकी एक नहीं चली और पोते का मुंह देखने की इच्छा के चलते सास का दबाव बहू पर बढ़ता गया, जिसका नतीजा यह मासूम 4 लड़कियां थीं, जिन्हें उनकी दादी दिन भर में न जाने कितनी बार कोसती और बहू को ताने मारती थी। बड़ी बेटी पूजा, जो अब अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थी, वह सब समझती और अपनी माँ के घर के कामों में हाथ बटाती और साथ ही स्कूल भी जाती थी। अस्पताल के बाहर बैठी महिला अपने पास बैठी लड़कियों से कह रही थी कि भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे घर एक छोटा भाई आ जाए, और खुद भी वह मन ही मन जाने कितनी मनौती मान रही थी। तभी कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई तो अमित और उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नजर आई, और थोड़ी देर में कमरे से डॉक्टर बाहर निकली और फिर नर्स कपड़े में लपेटे एक कमजोर से बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए, मांझी बेटी हुई है। ये सुनकर अमित की माँ अपने सिर पर हाथ मारकर रोते हुए जमीन पर बैठ गई और बोली, लो, फिर इस कर्मजली ने एक और बोझ मेरे बेटे के सिर पर बढ़ा दिया। उधर इन 4 मासूम लड़कियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि दादी क्यों रो रही हैं। पापा भी उदास से उस बच्चे को लेकर क्यों खड़े हैं। अमित कमरे में अपनी 4 बेटियों के साथ अपनी पत्नी प्रिया के पास गए तो उसने देखा कि बेहोश प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया है और वह हड्डियों का ढांचा लग रही थी। नर्स ने कुछ टॉनिक और दवा के नाम लिखकर अमित को दी और कहा कि यह दवाई और टॉनिक इन्हें लगभग 8 महीने दे तो कुछ ताकत इनके शरीर में आ जाएगी और आप अब अगले बच्चे के बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि अब इनकी बच्चेदानी कमजोर हो गई है। इतना कहकर नर्स कमरे के बाहर चली गई। उसकी माँ भी घर वापस चली गई, क्योंकि वह अस्पताल में अपनी बहू के पास रुकना नहीं चाहती थी। बाहर झाड़ू पोछा करने वाली एक महिला बैठी थी। अमित ने उनसे कहा, आंटी जी, थोड़ी देर मेरी बच्ची को देख लीजिए, मैं अभी कुछ सामान लेकर आता हूँ। तो उन्होंने हाँ कर दिया। अमित घर आया। सामान लेने के लिए तो उसकी माँ बहुत ही उल्टा सीधा बोल रही थी, उसकी पत्नी प्रिया और उसकी बच्चियों के लिए, लेकिन अमित एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकालकर कुछ सामान लेकर हॉस्पिटल आ गया। अमित ने महिला को धन्यवाद किया। फिर अमित और प्रिया ने उस महिला को अपनी सारी कहानी सुनाई। प्रिया ने कहा, आंटी, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ समझ नहीं आता। अमित को भी सिर्फ 8,000 ही मिलते हैं, उतने में क्या होता है? तो उन्होंने अमित से पूछा, तुम कितना पढ़े हो? तो अमित ने बताया कि वह 12वीं तक पढ़ा है। देखो बेटा, इस अस्पताल में जगह निकलती रहती है, मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम फॉर्म भर देना और मैं बड़े साहब जी से सिफारिश भी कर लूंगी, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अगर तुम्हारा चयन हो गया तो 15,000 से कम पगार नहीं मिलेगी। यह सुनकर प्रिया और अमित बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरे ही पल उनका चेहरा लटक गया। महिला का नाम सुनीता था। उसको समझते देर नहीं लगी कि वह दोनों क्यों उदास हैं। इसीलिए वह बोली कि जब तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम ऐसे ही यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन पगार कम होगी, और रही रहने की बात तो मेरा क्वार्टर तो है ही। अगर तुम लोग वहां रहोगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा और मैं प्रिया की देखभाल भी अच्छी तरह से कर पाऊंगी। यह सुनकर अमित बोला, लेकिन आपको हमसे किराया तो लेना ही पड़ेगा। तब सुनीता बोली कि पहली बात, मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है, और दूसरी बात, जब सरकार ही मुझसे किराया नहीं लेती तो मैं तुमसे क्यों लूं। दरअसल सुनीता जी का भरा पूरा परिवार था। एक दुर्घटना में उनके पूरे परिवार का खात्मा हो गया और वह अकेली रह गई। अब चलो चलकर बड़े डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सुनीता अमित को साथ लेकर बड़े डॉक्टर साहब के केबिन के पास जा जाकर बोली, क्या मैं अंदर आ जाऊं साहब? अरे चाची, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आप तो ऐसे ही आ जाया करो। सुनीता बोली, आपसे एक काम था। यह जो लड़का है इसका नाम है अमित और यह 12वीं पास है। इसके घर वाले पोते की आस में थे,
लेकिन इसकी पत्नी को 5 बेटियां हो गई तो वह इसकी पत्नी और पोतियों से नाराज है। तब डॉक्टर साहब बोले, तो आप क्या चाहती हो चाची? सुनीता बोली, इसकी कहानी सुनकर मैंने इससे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे फिलहाल कोई काम योग्यता के आधार पर दे दें और जब अस्पताल में खाली जगह निकले तो पक्की नौकरी पर रख लें। इसे और इसके परिवार को मैं अपने साथ रखूंगी तो मेरा भी मन घर में लगा रहेगा। ये सुनकर डॉक्टर साहब कुछ सोचने लगे। फिर थोड़ी देर बाद अमित से बोले, तुम जहां पर नौकरी करते थे वहां पर क्या काम करते थे? तो अमित बोला कि साहब मैं वहां पर कंप्यूटर पर डाटा एंट्री करता था। ये सुनकर डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए और बोले, अभी हमारे अस्पताल में डाटा एंट्री करने वाले की जगह निकलने वाली है और उसकी पगार 15,000 है, पर अभी जगह निकली नहीं है तो तुम्हें हम आधी पगार पर काम पर रख लेते हैं और जगह निकलने पर तुम्हें पक्की नौकरी पर रख लेंगे। और हाँ, तुम कल से ही नौकरी पर आना शुरू कर दो। यह सुनकर अमित और सुनीता डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बाहर आ गए और जल्दी जाकर प्रिया को सारी बात बताई तो वह भी बहुत खुश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद अमित बोला कि अब भी दोपहर हो रही है तो मैं घर जाकर तुम्हारा जो भी सामान मायके से मिला था वह लेकर और बच्चों तथा अपने सारे कपड़े और बर्तन आदि लेकर आता हूँ। उधर अमित घर गया और जाकर प्रिया के मायके से मिले सामान को अपनी माँ से मांगा और फिर जल्दी से कमरे में जाकर बच्चों के अपने कपड़े भी गठरी बनाई, प्रिया के कपड़े की अलग गठरी बनाई और प्रिया के घर से मिला पलंग, श्रृंगार की टेबल, अलमारी, बैठने वाला सोफा और मेज एक जगह इकट्ठा कर लिया। घर के लोग हैरान होकर देख रहे थे। अमित के बड़े भैया बोले कि छोटे तू क्या कर रहा है? तो अमित बोला, माँ मुझे जल्दी से प्रिया के मायके से मिले बर्तन दे दो, मुझे देर हो रही है। यह सुनकर अमित के पिता बोले, लेकिन यह सब लेकर तू कहाँ जा रहा है? इस पर अमित बोला कि जिस घर में मेरी बेटियों की, मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, उस घर को छोड़कर अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ। इस पर अमित की भाभी बोली, देवर जी, प्रिया अभी कमजोर है, वह इतनी जल्दी घर नहीं संभाल पाएगी और आपकी इतनी पगार कहाँ है कि आप इतने बड़े परिवार का खर्च उठा पाओ। वह तो हम लोग थे जिनके बलबूते आपकी बेटियां रोटी खा रही थीं। अमित को बहुत गुस्सा आया लेकिन खुद को शांत करता हुआ बोला कि बस इन्हीं तानेबाजी के चलते मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। और हाँ, दुनिया में सब सास और माँ जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। और आप सब देखना, मेरी बेटियां ही इस घर का नाम रोशन करेंगी। आपको बड़ा घमंड है कि आपके 4-4 बेटे हैं, तो मुझे घमंड है कि भगवान ने मुझे 5-5 बेटी दी है और मैं उनको इस लायक बनाऊंगा कि वह मेरा सर गर्व से ऊंचा करेंगी। इस पर अमित की भाभी जल भुन गई और बोली, लड़कियों का क्या है, उनको तो पराए घर जाना है, नाम तो लड़के रोशन करते हैं लड़कियों से, किसी के घर का नाम कभी रोशन हुआ है? हमने तो नहीं सुना। तब अमित बोला, आप भी इसी शहर में हो और मैं भी इसी शहर में, मैं ये साबित करके दिखा दूंगा, लड़कियां भी खानदान का नाम रोशन करती हैं। इतना कहकर अमित ने अपना सारा सामान गाड़ी में रखवाया और बर्तनों को समेटकर गाड़ी में रखकर वह अस्पताल के लिए चला गया। अमित के भैया बोले, पिताजी चिंता मत करो, 4 दिन का जोश है, जब जोश उतर जाएगा तो सब लोग यहीं वापस आएंगे। अमित अपना सारा सामान गाड़ी से लेकर अस्पताल सुनीता चाची वाले क्वार्टर में पहुंच गया। वहां पर तब तक सफाई हो चुकी थी और सुनीता चाची घर के दरवाजे पर खड़ी थी, साथ में चारों बच्चियां भी थीं। अमित ने गाड़ी वाले की मदद से अपना सामान 3 कमरों वाले क्वार्टर में लगाया और गाड़ी वाले को पैसे देकर भेज दिया। इधर घर में सामान तो रख दिया गया था लेकिन ठीक से जमाया नहीं गया था। तब अमित ने अस्पताल के एक कर्मचारी की मदद से सामान को 2 कमरों में ठीक से लगाया और रसोई में भी सब सामान ठीक ढंग से जमा दिया। इस सब काम में अमित की दोनों बेटी और सुनीता चाची मदद कर रही थी। जब सब सामान लग गया और बिस्तर भी बिछ गए, फिर वह प्रिया के पास चला गया। अगले दिन सुबह जब अमित की आंख खुली तो वह प्रिया को बताकर क्वार्टर आया और जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया। उधर तब तक चाची ने सभी लड़कियों को नहलाकर तैयार कर दिया था। चाची प्रिया से उसका हालचाल पूछकर उससे नाश्ता करवाती हैं और अमित से कहती हैं कि अमित, अगर तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो शाम को यह सामान लेकर क्वार्टर में आ जाना, प्रिया के लिए ताकत के लड्डू बनाने हैं। इतना कहकर चाची ने एक लिस्ट अमित को पकड़ा दी। अमित वहां से सीधे बड़े डॉक्टर साहब के पास गया और बोला कि मुझे किस जगह काम करना है, जरा बता दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने एक चपरासी को बुलाकर अमित के साथ यह कहकर भेज दिया
कि इन्हें वर्मा जी के पास ले जाओ और कहना कि इन्हें काम समझा दे। अमित चपरासी के साथ वर्मा जी के पास पहुंचा तो देखा कि वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। अमित ने उनसे सम्मानपूर्वक नमस्कार किया और बोला कि सर, डॉक्टर साहब ने मुझे आपसे काम सीखने के बारे में कहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे काम करना है? वर्मा जी ने अमित को एक नजर देखकर समझ गए कि लड़का मेहनती है और जल्दी ही काम को सीख जाएगा। तब उन्होंने अमित को किस तरह कंप्यूटर में डाटा एंट्री करनी है, कैसे फाइल बनाकर उसे सेव करना है और हर महीने उसकी रिपोर्ट बड़े डॉक्टर साहब तक पहुंचानी है, यह सब बताया। अमित कंप्यूटर तो चलाना अच्छी तरह से जानता था, तो जल्दी ही वर्मा के द्वारा बताया गया। शाम तक काम करने के बाद उसने वर्मा जी को बुलाकर एक बार सारे दिन का काम दिखाया। वर्मा जी हैरान रह गए थे क्योंकि अमित के किसी काम में कोई गलती नहीं थी। तो उन्होंने अमित को शाबाशी दी और बोले, क्या तुम पहले कहीं कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का काम करते थे? तब अमित बोला, जी। इस पर वर्मा जी बोले, तभी तुम्हारे काम में कोई गलती नहीं है। तब तक 5 बज गए थे और स्टाफ के लोग जाने लगे थे और नर्सों तथा डॉक्टर की ड्यूटी बदलने का समय हो गया था। तो इसीलिए अमित भी अपने केबिन से बाहर निकला और क्वार्टर के लिए जाने लगा। तभी उसे अचानक याद आया कि चाची ने कुछ सामान मंगवाया था, तो वह सामान लेने बाजार चला गया तथा सामान लेकर वह वापस अस्पताल प्रिया के कमरे में गया तो देखा कि चाची सभी लड़कियों को और प्रिया को चाय नाश्ता करा रही थी। अमित को देखकर बोली, चल जा, तू भी चाय पी ले। तब अमित सामान का थैला वहीं रखकर चाय पीने लगा। तभी उसकी सबसे छोटी बेटी रोने लगी। इस पर पूजा बोली, मम्मी, नंदिनी रो रही है, उसे भी भूख लगी होगी, आप उसे भी चाय पिला दो। इस पर दूसरी बेटी कीर्ति बोली, नहीं दीदी, नंदिनी चाय नहीं पीती है, मम्मी दूध पीती है। मम्मी का बच्चों की इन मासूम बातों को सुनकर अमित और प्रिया के साथ साथ चाची भी मुस्कुरा पड़ी। फिर चाची बोली, चल अमित, आज तू मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैं प्रिया बहू के लिए ताकत के लड्डू बना देती हूँ, जिससे वह जल्दी ठीक होने लगेगी। इस पर अमित बोला, ठीक है चाची, आप बताती जाना। मैं और पूजा बेटी लड्डू बनाने में आपकी मदद कर देंगे। इतना कहकर वह प्रिया को कमरे में छोड़कर क्वार्टर में जाकर रसोई में काम करने लगा। चाची अमित को बताती रही और अमित उसी तरह काम करता रहा। चाची ने दोनों लड़कियों पूजा और कीर्ति को मेवे काटने के काम पर लगा दिया। जल्दी ही सब सामान तैयार हो गया, तो इस तरह करीब 2 घंटे में लड्डू बनकर तैयार हो गए। तो चाची ने सबसे पहले लड्डू चारों लड़कियों को और फिर अमित को दिए। तो लड़कियां बोली, दादी, यह तो लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, क्या आप हमें भी मम्मी के साथ साथ रोज लड्डू दोगी? इस पर चाची बोली, क्यों नहीं, मैंने अपनी 5 राजकुमारी के लिए जो बनाई है। पर हाँ, तुम सब दिन में केवल 1 बार लेना और तुम्हारी मम्मी दिन में 3 बार लेगी और जल्दी ठीक होकर वह इस घर में आ जाएगी। फिर मैं तुम सबके लिए और भी ज्यादा लड्डू बनाऊंगी। यह सुनकर चारों लड़कियां बहुत खुश हुईं। प्रिया को चाची ने लड्डू के साथ साथ खाना भी खिलाया और दूध भी पीने को दिया। प्रिया की हालत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया था। अब वह अपनी बेटी नंदिनी को भरपेट दूध पिला सकती थी, क्योंकि अब दूध ज्यादा मात्रा में बनने लगा था, जिससे नंदिनी भी अब गोलमटोल सुंदर दिखने लगी थी। और तो और रोजाना एक एक लड्डू चाची दूध के साथ चारों लड़कियों को देती थी, तो उनकी भी सेहत में सुधार आने लगा था। एक दिन प्रिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, तो अमित उसे तथा नंदिनी को लेकर क्वार्टर में आया, जहां चाची ने बाकायदा प्रिया और नंदिनी की नजर उतारकर उन्हें घर के अंदर आने को कहा। प्रिया ने पहली बार चाची का क्वार्टर देखा तो उसे सब कुछ सामान व्यवस्थित लगा हुआ मिला, और तो और रसोई में भी सब कुछ सही तरीके से लगा हुआ था। अब प्रिया और अमित तथा नंदिनी एक कमरे में सोते और दूसरे कमरे में चाची लड़कियों को लेकर सोती थी। तीसरा कमरा बैठक के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। अब रोजाना अमित और चाची दोनों अस्पताल काम करने चले जाते और प्रिया धीरे धीरे पूजा और कीर्ति की मदद से घर के काम करती और खाना बनाने लगी थी। कुछ ही दिन में प्रिया पूरी तरह से ठीक हो गई। नंदिनी भी 6 महीने की हो गई थी, लेकिन चाची ने ताकत के लड्डू बनाने बंद नहीं किए थे। रोजाना नियम से घर में सब लोग दूध के साथ एक एक लड्डू जरूर खाते थे। वहां थोड़ी खाली जगह पड़ी थी। प्रिया ने उस खाली जगह को अमित की मदद से साफ करके उसमें एक तरफ फूलों के पौधे और दूसरी तरफ सब्जियों के पौधे लगा दिए। समय के साथ अब पौधे में फूल आने लगे और सब्जियों में फल।
यह देखकर चाची बोली, बहू, तुमने तो मेरे इस घर को हरा भरा कर दिया। और मजे की बात, अब घर बैठे सब्जियां भी ताजी मिल जाती हैं। उधर जल्दी ही अस्पताल में खाली जगह निकली और सहयोग की बात, उसी अस्पताल में उसे परमानेंट नौकरी मिल गई और अब उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। ये खबर सुनकर प्रिया और चाची बहुत खुश हुए। तब अमित बोला, चाची, अब मैं अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा। अगले दिन सुबह अमित और उसकी चारों बेटियां पूजा, कीर्ति, लक्ष्मी और मनीषा को लेकर स्कूल पहुंचा और वहां जाकर उसने प्रिंसिपल से बातचीत की और अपनी बेटियों का एडमिशन करवा दिया। क्योंकि पूजा और कीर्ति तो तीसरी और दूसरी कक्षा पास थी, तो उनका टेस्ट लेकर उन्हें चौथी और तीसरी कक्षा में एडमिशन मिल गया, जबकि लक्ष्मी को पहली तथा मनीषा को नर्सरी में एडमिशन मिला। क्योंकि अब अमित की 4 बेटियां पढ़ रही थीं, तो स्कूल वालों ने एक बेटी की फीस माफ कर दी। इस तरह अमित की चारों बेटियां अब स्कूल जाने लगी। पूजा और कीर्ति सुबह स्कूल जाने से पहले प्रिया की घर के कामों में या अपनी छोटी बहनों को तैयार करने में मदद कर देती थी और स्कूल से आने के बाद भी वह प्रिया की मदद करती। इसी तरह 8 महीने बीत गए। उधर अमित की माँ, पिताजी और भैया भाभी को बहुत फिक्र हो रही थी कि इतने दिन हो गए, अमित ना तो घर लौटा और ना ही उसका परिवार आया। और तो और उसके पिता को इस बात से हैरान थे कि अमित फैक्ट्री भी नहीं आ रहा है, तो उसका गुजारा कैसे चल रहा होगा। यही सोच सोचकर सब बहुत परेशान थे। अमित का पता भी किसी के पास नहीं था, लेकिन इतना तो पक्का था कि अमित और उसका परिवार इसी शहर में थे। देखते देखते 5 साल बीत गए। अब नंदिनी भी स्कूल जाने लगी थी। चाची की उम्र होने के कारण उन्हें रिटायरमेंट मिल गया था, लेकिन उन्हें पेंशन मिलती थी। चाची के कहने पर बड़े डॉक्टर साहब ने अमित को चाची वाला क्वार्टर उसके नाम से अलॉट कर दिया था। चाची का जब भी मन करता तो वह टहलते हुए अस्पताल चली जाती और सबसे मिलकर वापस आ जाती थी। वह अब अमित के परिवार के साथ ही रहती थी, क्योंकि उन्होंने अमित के परिवार में अपने परिवार को ढूंढ लिया था। इधर पूजा ने 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम दिया था और वह बड़ी बेसब्र से रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। उसने बहुत मेहनत की थी, उसे पूरा विश्वास था कि वह प्रथम श्रेणी में तो पास होगी ही। पांचों लड़कियां चाची को चाची दादी कहती थीं और एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने बातों बातों में बताया कि उनकी बड़ी बेटी बड़ी होकर सरकारी अधिकारी बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने 10वीं कक्षा में बहुत मेहनत भी करनी शुरू कर दी थी। तब पूजा ने मन ही मन ठान लिया कि वह दादी का सपना सच करके दिखाएगी और उसने सरकारी अधिकारी बनने की प्रक्रिया के बारे में स्कूल के टीचर से भी पूछा था और अब वह टीचर के दिशा निर्देश पर अपनी तैयारी कर रही थी। जब पूजा की छोटी बहनों ने देखा कि दीदी कितनी मेहनत से पढ़ती है और घर के काम भी करवाती हैं, तो उन सब ने भी देखा देखी घर के काम और पढ़ने में ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। इधर जब से अमित घर छोड़कर गया था, तब से उसके घर में अम्मा की जगह उसकी बड़ी भाभी की ज्यादा चलने लगी थी और बड़े भैया भी उन्हीं की बात सुनते थे। अमित के पिता रिटायर हो चुके थे और उन्होंने फंड से मिले पैसों से घर में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली और दुकान पर बैठने लगे, जबकि बड़े भैया अपनी नौकरी पर जाते थे। उनका सबसे बड़ा बेटा पूजा से 2 साल बड़ा था, लेकिन 10वीं में 2 बार फेल होने के कारण अब वह तीसरी बार 10वीं की परीक्षा दे रहा था। बड़े भैया तो ज्यादातर घर से बाहर रहते थे और भाभी के चारों लड़के उनकी बात सुनते नहीं थे। अगर कभी भाभी किसी गलत बात पर उन्हें मारती या डांटती थी, तो उनके सास ससुर दोनों ही बहू को डांटने लगते थे। इससे बच्चों के मन में भी ना तो माँ का डर था और ना ही पापा का। उन्हें तो पूरी तरह दादा दादी के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया था। अब जब बड़ा बेटा ही पढ़ाई में इतना कमजोर था, तो बाकी भी उसी की राह पर चल रहे थे। अब जब 10वीं का रिजल्ट आया, तो पूजा का नाम जिले में टॉप करने वालों में सबसे पहले नंबर पर था और अखबार में सबसे पहले पेज पर उसकी फोटो पिता के और स्कूल के नाम के साथ छपी थी। अमित के घर में तो मानो उत्सव का माहौल था। अस्पताल के सभी लोग और आस पड़ोस के लोग अमित और पूजा को बधाई दे रहे थे। पूजा की बहनें भी बहुत खुश थीं, जबकि उधर दादाजी अपने पोते का रिजल्ट देखने के लिए अखबार लेकर उसमें पोते का रोल नंबर ढूंढ रहे थे। पोता घर से बाहर अपने दोस्तों में बैठ सिगरेट पी रहा था। दादाजी ने पूरा अखबार छान लिया, तो सबसे आखिर में कंपार्टमेंट में पास होने वाले रोल नंबर में उनके पोते का नंबर था। वह दुखी तो जरूर थे, लेकिन संतोष था कि पोता 10वीं पास हो गया। अब उन्होंने अखबार बंद करके रख दिया और थोड़ी देर बाद
जब अखबार पर नजर गई तो देखा कि अखबार के पहले पेज पर भी कुछ बच्चों की फोटो छपी है। तो वह उत्सुकतावश देखने लगे कि देखें आखिर किसके बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो अखबार उठाया तो पहली फोटो उन्हें कुछ जानी पहचानी लगी, और जब उसका नाम, पिता का नाम तथा नंबर देखे तो खुशी से उछल पड़े और घर के अंदर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि सब लोग बाहर आओ, देखो एक खुशखबरी है। सबने सोचा कि बड़ा पोता पास हो गया है तो बुला रहे हैं। जब सब आ गए, बड़ा पोता भी आ गया, तो दादाजी बोले, तुम सबको पता है इस बार जिले में किसने टॉप किया है? सबने पूछा, कौन है? तो बोले, अरे अपने अमित की बड़ी बेटी पूजा ने सबसे ज्यादा नंबर लेकर जिला टॉप किया है। ये सुनकर दादी बोली, अरे तो नास पीट ने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, अच्छे नंबर ही तो लाई है। आप तो यह बताओ कि अपने पोते के कितने नंबर आए हैं। जरूर इस बार वह फर्स्ट आया होगा। मैंने उसे बादाम वाले दूध और मेवे के लड्डू जो बनाकर खिलाए थे। तब दादाजी बोले कि तो क्या तीर मार लिया, कंपार्टमेंट में पास हुआ है, वो भी तीसरी बार में। इस पर घर में एक अजीब सा माहौल बन गया। आज पड़ोस के लोग अमित के पिता के घर आकर पोती के जिला टॉप करने की बधाई देने लगे, और मजबूरी में वह सबकी बधाई का हंसकर जवाब दे रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में भी अपनी पोती पूजा के लिए प्यार झलक रहा था, लेकिन वह जानबूझकर उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पूजा एक लड़की थी। उधर पूजा को 10वीं के परीक्षा फल के कारण स्कूल के अलावा जिले के मजिस्ट्रेट ने भी इनाम की धनराशि देकर सम्मानित किया। यह सब खबर पूजा के दादाजी घर बैठे अखबार में पढ़ते थे, जबकि घर के सभी लोग अमित के परिवार से जलन की भावना रखते थे। लड़के भी घर के बड़े की देखा देखी अपनी ही सगी चचेरी बहनों से जलने लगे थे। उधर पूजा ने कला विषय में 12वीं की परीक्षा की तैयारी शुरू की, जबकि उसकी छोटी बहन कीर्ति 10वीं की तैयारी कर रही थी। और देखते ही देखते पूजा ने 12वीं में फिर से जिला टॉप किया, जबकि कीर्ति ने 10वीं की परीक्षा में जिला टॉप किया। अब अमित की दोनों बेटियों ने जिला टॉप किया तो फिर से लोगों ने अमित को बधाई दी और कहा कि मान गए, तुम्हारी बेटियां बेटों से कम नहीं है, और तो और घर के कामकाज में भी कितनी निपुण है। इनकी परवरिश और संस्कार तुमने और तुम्हारी पत्नी ने बहुत ही अच्छे दिए हैं। अब तक अमित के बड़े भाई को भी एहसास होने लगा था कि लड़कियों और लड़कों के भेद करके उन्होंने भी ठीक नहीं किया, और अब वह जब तब पूजा और कीर्ति का उदाहरण अपने लड़कों को देने लगे थे। लेकिन अब क्या फायदा? अमित की लड़कियां पढ़ाई के जरिए उनके मुंह पर तमाचा मार रही हैं और अपने माता पिता के अपमान का बदला ले रही हैं। इधर 12वीं पास कर पूजा ने सरकारी परीक्षा का आवेदन भर दिया, और उसकी परीक्षा जो 4 महीने बाद थी उसकी तैयारी करने लगी। पूजा की देखा देखी कीर्ति ने भी कला विषय लिया और 12वीं परीक्षा की तैयारी करने लगी, जबकि उससे छोटी लक्ष्मी 9वीं और मनीषा 8वीं और नंदिनी 7वीं कक्षा में थी। 4 महीने बाद पूजा ने परीक्षा दी, जिसमें वह सफल हुई और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया। उसकी नियुक्ति भी उसी शहर में सरकारी ऑफिस में हो गई। 1 साल बाद फिर इतिहास दोहराया गया, लेकिन इस बार जिला टॉप करने वालों के नाम बदले थे। 12वीं में कीर्ति और 10वीं में लक्ष्मी ने टॉप किया था, और कीर्ति ने भी पूजा की तरह 4 महीने बाद उसने भी सरकारी परीक्षा दी, पास की, और इंटरव्यू में भी उसका सिलेक्शन हो गया, और पूजा के ही ऑफिस में उसकी भी नियुक्ति हो गई। अब दोनों बहनें साथ साथ जाती और आती थीं। इधर लक्ष्मी ने 12वीं में कला विषय लिया और उसके साथ ही पीसीएस की तैयारियों में जुट गई। 12वीं की परीक्षा में जिला टॉप करने के बाद उसने ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कॉलेज जाने लगी। करीब 1 साल बाद फिर से मनीषा और नंदिनी ने 12वीं और 10वीं की परीक्षा में जिला टॉप किया। अब की बार जब उनको जिला अधिकारी से सम्मानित किया तो आखिर वह बोल ही पड़े, अरे अब और लोगों को भी टॉप करने दो। इस पर मनीषा बोली, सर यह सिलसिला तो हमारी सबसे छोटी बहन नंदिनी के 12वीं पास करने के बाद ही खत्म होगा। मनीषा की बात सुनकर जिला अधिकारी समेत सभी लोग हंस पड़े। मनीषा ने भी लक्ष्मी की तरह पीसीएस की तैयारी करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जबकि नंदिनी ने 12वीं कक्षा में कला विषय लेकर पीसीएस करने की तैयारी अपनी दोनों बहनों के दिशा निर्देश पर शुरू कर दी थी। तीनों बहनों की इतनी मेहनत देखकर अमित और प्रिया के साथ साथ चाची, जो अब ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी, वह भी दंग रह गई। चाची के कहने पर प्रिया और घर के काम करने वाली दोनों मिलकर मेवे के लड्डू बनाती
और तीनों लड़कियों को नियमित रूप से दूध के साथ खाने को देती और साथ ही साथ पौष्टिक खाना वगैरह भी देती थी। चाची की ऐसी हालत और प्रिया की बढ़ती उम्र को देखकर ही पूजा ने दो काम वाली घर में लगा दी थी, जिसमें एक तो खाना बनाती और दूसरी साफ सफाई के साथ साथ बर्तन साफ करने का काम करती थी। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिसका अमित की बेटी को इंतजार था। उसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया था और उसने पीसीएस का फॉर्म भर दिया था। अमित की बेटी लक्ष्मी ने ग्रेजुएशन के बाद पीसीएस का फॉर्म भरकर प्री एग्जाम दिए थे और आज उसका रिजल्ट निकलने वाला था। लक्ष्मी आज उसी का इंतजार कर रही थी कि तभी घर पर पूजा का फोन आया कि लक्ष्मी, तुमने पीसीएस की परीक्षा पास कर ली है और तुम्हारा रैंक उसमें 10वां है। यह सुनकर लक्ष्मी खुशी से उछल पड़ी और उसने यह खुशखबरी अपने घर में सबको सुनाई। अब लक्ष्मी पीसीएस के मेंस एग्जाम की तैयारी में जुट गई और वह परीक्षा भी उसने बड़ी ही सफलता से पास की और एक बार फिर उसका नाम अखबारों की सुर्खियां बन गया। और जब इंटरव्यू की बारी आई तो उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया। उसे जिले में खाद्य विभाग में एसडीएम बना दिया गया। जब यह खबर अखबार और टीवी पर आई तो अमित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसे अपनी बेटियों पर गर्व होने लगा। कुछ समय बाद ही लक्ष्मी की तरह मनीषा और नंदिनी भी अलग अलग विभाग में एसडीएम बन गई। अब अमित के घर लड़कियों के रिश्तों के लिए लड़के वाले खुद आने लगे और उनकी बेटियों का हाथ अपने सरकारी पद पर नियुक्त बेटों के लिए मांगने लगे। तब एक दिन अमित ने घर में अपनी सभी बेटियों और चाची तथा प्रिया के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा की तो पूजा बोली कि पापा, हम लोग आपके हर फैसले को मानेंगे, लेकिन एक शर्त पर बिना दहेज के शादी करेंगे और शादी में कोई दिखावा नहीं करना है। ये सुनकर बाकी बहनों ने भी अपनी सहमति जताई। तब अमित ने अपनी बेटियों से पूछा कि अगर तुम लोगों को कोई लड़का अपने ऑफिस का पसंद हो तो बता दो, हम उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। इस पर पूजा और कीर्ति तथा लक्ष्मी ने मना कर दिया। कुछ समय बाद पूजा की शादी उसी के ऑफिस के एक बड़े अधिकारी से बड़े ही सादे समारोह में हो गई और पूजा अपनी ससुराल चली गई। इस शादी में प्रिया ने अमित से कहा कि वह अपने माता पिता और भैया भाभी को बुलाए। तब अमित प्रिया को साथ लेकर अपने घर गया तो उसके परिवार वालों ने सोचा कि यह अब अपनी बेटियों की सफलता के कारण हमारा अपमान करने आया है, हमें जलील करने आया है। जब अमित ने कहा कि आपकी बड़ी पोती की शादी है और आप सबको आना है, तो अमित के बड़े भैया और पिता ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम अब बड़े आदमी हो गए हो और बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी पहचान है तो उसमें हम लोग ऐसे लगेंगे जैसे रेशम में पैबंद, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पोते तुम्हारा अपमान कर दें। जब अमित ने अपने चारों भतीजों को देखा तो वह देखकर हैरान रह गया कि चारों भतीजे जवान हो गए थे, लेकिन चेहरे से एक से बढ़कर एक गुंडे जैसे लग रहे थे। काम धंधा तो कुछ था नहीं, बस पड़े पड़े रोटी तोड़ रहे थे और दिन भर आवारागर्दी। आखिर अमित और प्रिया अपने घर आ गए। उनकी बेटियों को जब पता चला कि पापा और मम्मी को उनके बड़े पापा और दादा दादी ने अपमानित किया है तो वह बोली कि आप वहां पर क्यों गए थे, जब इतने साल से कोई रिश्ता नहीं रखा था तो अब क्यों। खैर, पूजा शादी करके ससुराल चली गई। इसके बाद चारों बहनें अपने मम्मी पापा का अपमान चाहकर भी भूल नहीं पाई। इन चारों बहनों में मनीषा और नंदिनी सबसे तेज तर्रार थी। एक दिन चारों ने आपस में सलाह की और अपने दादा दादी के परिवार की सोच को बदलने का फैसला किया। रविवार के दिन चारों बहनें सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने दादा दादी के घर पहुंच गईं। अचानक मोहल्ले में चार चार सरकारी गाड़ी और साथ में पुलिस के गार्ड देखकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि सारी गाड़ी अमित के पिता के घर के आगे खड़ी थी। सबने देखा कि चारों बहनें सलवार सूट पहने सभ्य तरीके से गाड़ी से उतरी तो चार गार्डों ने उन्हें सैल्यूट किया और साथ गाड़ी से 4 फलों की टोकरियां निकालकर हाथों में पकड़ ली। वह चारों बहनें आगे एक साथ बढ़ी तथा गली के लोगों से नम्रतापूर्वक नमस्ते करते हुए अपने दादा का नाम बताकर उनका घर पूछा तो एक बुजुर्ग आदमी ने पता बता दिया। उधर अमित के पिता और उनके चारों पोते घर के दरवाजे पर खड़े। जब उन्होंने 4 लड़कियों को अपने घर गार्ड के साथ आते देखा तो वह घर के भीतर चले गए। अमित के पिता समझ गए थे कि यह उनकी पोतियां हैं, लेकिन यहाँ क्यों आई हैं, ये वह समझ नहीं पा रहे थे। तभी चारों बहनों ने घर में प्रवेश किया और चारों गार्डों को घर से बाहर रहने को कहा। उनके बाद गार्डों ने साथ लाई टोकरियां अंदर रखी और बाहर चले गए।
अब चारों बहनों ने अपने दादा दादी के पैर छुए और ताऊ जी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तब अमित के बड़े भाई बोले कि आप चारों कौन हैं? हमारे घर क्यों आई हैं? आज तो हमारे लड़कों ने भी कोई कांड नहीं किया। इस पर कीर्ति बोली, ताऊ जी, शायद आप सबने हमें पहचाना नहीं। हम सब बहनें आपकी भतीजियां हैं और आप सबसे मिलने आई हैं। ये सुनकर दादी और ताई के साथ ताऊ के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए और उनके चारों लड़के तो उन्हें देखकर और उनकी शान शौकत तथा रुतबा देखकर हैरान रह गए। उन लड़कों ने यह नहीं सोचा था कि यह पांचों बहनें इतनी ऊंची पोस्ट पर होंगी और इनके आगे पीछे पुलिस घूमती होगी, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाए। एक बार तो ताऊ के चेहरे पर खुशी दिखी और उसने उनसे बैठने को कहा। सब बहनें बैठ गईं। तभी दादी बोली, तुम सब यहाँ क्या लेने आई हो? यहाँ कोई तुम्हारा सगा नहीं है। इस पर चारों बहनों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन लक्ष्मी शांत होकर बोली, वह तो हम जानते हैं दादी, लेकिन यहाँ आने की एक वजह थी कि आप सबने हमारे मम्मी पापा का अपमान किया। पहले भी आप लोगों ने न जाने कितनी बार उनका अपमान किया होगा, तभी तो वह घर छोड़कर चले गए। एक तरफ आप लोग थे जो अपने सगे बेटे और बहू के और उनकी पोतियों के नहीं हुए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारे पापा को यह घर परिवार सहित छोड़ना पड़ा। तभी कीर्ति बोली, और दूसरी तरफ एक अनजान महिला जिसने पापा मम्मी और हम सभी बहनों को अपना माना और अपने साथ रखा तथा परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। कीर्ति और लक्ष्मी की बात सुनकर अमित के ताऊ का बड़ा लड़का बोला, तो क्या हुआ? चाची ने भी तो तुम लड़कियों को पैदा किया, और वह भी एक नहीं पांच पांच। तो दादी दादा क्या उनकी आरती उतारते? चाची को तो दादी और मम्मी की बातें सुननी ही थी। अगर एक लड़का पैदा करती तो भी ठीक होता। कम से कम चाचा का वंश तो आगे बढ़ता, जैसे हमारे पापा का बढ़ेगा। ये सुनते ही मनीषा, जो अब तक गुस्सा काबू की थी, वह तेज आवाज में बोली, हाँ, वह तो हम देख ही रहे हैं कि ताऊ जी के बेटे उनका और दादाजी का कितना नाम रोशन करते हैं। महीने में चारों के चारों हफ्ते 2 हफ्ते तो थाने की रोटी खाते हैं, साथ ही पुलिस के डंडे भी। ये सुनते ही दादा दादी और ताऊ ताई के साथ उन चारों लड़के हैरान रह गए कि आखिर इतनी बड़ी बात इन लड़कियों को कैसे पता चली। इस पर ताऊ ने पूछा कि तुम लोगों को कैसे पता कि यह लोग थाने में बंद रहते हैं? इस पर लक्ष्मी बोली, शायद आप लोगों को पता नहीं कि हम तीनों एसडीएम हैं और मनीषा तथा नंदिनी उन तहसील की एसडीएम है जिसमें आप रहते हो, इसीलिए हमें आपके इन वंश को बढ़ाने वाले सपूतों के बारे में एक एक बात पता रहती है। हम तो इतना तक जानते हैं कि ताऊ जी आपके बेटे आपके और ताई जी के हाथों से निकल गए हैं और आप उनकी जमानत के लिए भी नहीं जाते, बल्कि दादाजी ही वकील के साथ थाने के चक्कर काटते हैं। ये सुनकर सबके सिर शर्म से झुक गए। अब नंदिनी बोली कि बहुत बार हम दोनों बहनों ने दादाजी को देखकर उन पर इस उम्र में जमानत के लिए चक्कर काटते देखकर इन लोगों की जमानत करवा दी, लेकिन अब नहीं बहुत हुआ ये सब। चलो दीदी, और हाँ, एक बात और याद रखना आप बड़े भाई साहब, अगर आपकी बार कोई कांड किया तो आपके सारे बंद केस रीओपन करवा दूंगी, और अगर किसी ने हमारे और आपके बीच क्या संबंध है बताया तो इसमें भी आपकी ही जगह हंसाई होगी कि देखो बहनें तो छोटी होकर कितनी अच्छी पोस्ट पर हैं और यह भाई थाने के चक्कर काटते हैं, कुछ करते धरते नहीं। इतना कहकर चारों बहनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और वहां से उठने लगी। तभी उनकी ताई बोली कि बेटी बैठो तो सही, तुम लोग पहली बार हमारे घर आई हो, कुछ चाय वाय तो पीकर जाओ। इस पर कीर्ति बोली कि नहीं ताई जी, आपने चाय के लिए पूछा, यही हमारे लिए बड़ी बात है, और अगर आप चाहती हैं कि आपके इन निकम्मे बेटों में सुधार हो तो इन्हें किसी भी काम पर लगवा दें और साफ साफ कह दें कि अगर दिन भर में 1 रुपये भी कमाकर नहीं लाए तो रोटी नहीं मिलेगी, फिर देखना इनमें कितनी जल्दी सुधार आता है। तभी मनीषा बोली, और हाँ, आखिरी चेतावनी, किसी भी काम को करने में हमारे नाम का अगर इस्तेमाल किया तो समझ लीजिए नंदिनी ने पहले ही कह दिया है कि आप सबके पुराने बंद केस रीओपन करवा देंगे। उसके बाद क्या होगा ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए जो भी काम करें चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना और कुछ बन के दिखाना। इतना कहकर चारों बहनों ने सबको फिर से नमस्ते की और वहां से अपनी अपनी कार में बैठकर चली गई। इधर अमित के बड़े भाई और उसके पिता अपना सिर पकड़कर बैठे और चारों भाइयों को समझ नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी हमारे घर से कोई तूफान गुजर कर गया है।
उनके कानों में अभी भी मनीषा और नंदिनी की आवाज गूंज रही थी। क्या रोबदार आवाज थी। दादी अभी तक उन चारों बहनों को कोस रही थी। तभी ताई जी और ताऊ जी बोले, अब उन लड़कियों को कोसने से क्या फायदा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बाहर वाले को क्या कहे। यह चारों आप दोनों के लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गए हैं और आप हो कि इनको अभी तक बच्चा समझ रहे हो। तभी दूसरे नंबर का लड़का बोला कि मम्मी मुझे भूख लगी है, जरा जल्दी खाना दे दो, मुझे बाहर जाना है। इतना सुनना था कि ताई जी, जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उठी और एक डंडा उठाया और चारों लड़कों को मारा और बोली, आज किसी को रोटी नहीं मिलेगी, पहले आज कुछ कमा कर लाओ, उसके बाद ही खाने को मिलेगा। चारों लड़के अचकचा गए और दादी तथा दादा के पास गए और बोले कि दादी आप ही मम्मी को समझाओ। इस पर दादाजी बोले कि तुम्हारे मम्मी पापा ठीक कर रहे हैं, अब हम दोनों तुम लोग और तुम्हारे मम्मी पापा के बीच नहीं आएंगे। अब चारों लड़के घर से बाहर बिना खाए पिए इधर उधर घूमकर काम की तलाश करने लगे। आखिर दोपहर के समय में उन चारों को एक जगह मजदूर की नौकरी मिली और शाम को जब चारों को मालिक ने गेहूं की बोरी उतारने के लिए 800 दिए, यानी चारों लड़कों में प्रत्येक को 200 मिले, जिसे लेकर चारों शाम को अपने घर आए तो सारे पैसे अपनी मम्मी के हाथ में दिए और हाथ जोड़कर बोले कि मम्मी आज से हम चारों भाई अपने सारे बुरे काम छोड़कर अब मजदूरी करेंगे और मेहनत की कमाई खाएंगे। उसके बाद रोज सुबह खाना लेकर चारों भाई गल्ला मंडी में जाकर खड़े हो जाते और सारा दिन मजदूरी करते। रात को 400 हर एक भाई लेकर आता और अपनी मम्मी को देता। धीरे धीरे चारों भाइयों को गल्ला मंडी का काम समझ आने लगा, तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत पूंजी इकट्ठी की थी उससे अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया। अब अपने पोतों की सफलता को देखकर दादा दादी और उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे और इस बात का सारा श्रेय वो अमित की चारों बेटियों को देते थे। और इधर अमित की लड़कियों की शादी धीरे धीरे होने लगी। सब अपनी ससुराल चली गई, बस अब मनीषा और नंदिनी की ही शादी के लिए बचती थी। उधर अमित के दादा दादी और ताई ताऊ तथा उनके लड़के भी अब अपने अमित चाचा और चाची तथा उनकी लड़कियों की इज्जत करने लगे थे। अब आखिर दादाजी और दादी जी को मानना ही पड़ा कि लड़की और लड़कों में कोई भेद नहीं होता, बल्कि अगर लड़कियों को अच्छा मार्गदर्शन मिले और उनमें लगन हो तो वह भी अपने सपनों के हौसले की उड़ान भी भर लेंगी। साथ ही उनसे और लड़कियों को प्रेरणा मिलती है। उन बहनों साथ ही अपने बिगड़े भाइयों को भी सुधार दिया। वास्तव में अमित भैया की पांचों लड़कियों ने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया और आज से ही नहीं, जब से वह पढ़ती थी। आज घर के सब लोग अमित के घर गए और अमित तथा प्रिया भी सबको देखकर चौंक गए और फिर उन्हें घर में बुलाकर आदर के साथ बिठाया। सबने अमित और प्रिया से माफी मांगी और अपने घर आकर साथ रहने के लिए कहा। तब अमित और प्रिया बोले, पिताजी यह संभव नहीं है। आपके घर से निकलने के बाद लड़कियों की प्रिया की देखभाल चाची ने की और हमें अपने घर में जगह दी, मेरी नौकरी का बंदोबस्त किया। अब हम उन्हें उनके आखिरी समय में छोड़कर नहीं जा सकते। आप फिक्र ना करें, मैं समय आने पर खुद ही आ जाऊंगा। तब अमित की माँ बोली, सच है बेटा, तूने सही कहा है कि मेरी बेटियां ही हमारे खानदान का नाम रोशन करेंगी और तूने, तेरी बहू ने और तेरी बेटियों ने यह सच कर दिखाया। हम सब बहुत खुश हैं। और इतना कहकर अमित के परिवार वाले अपने घर चले गए और अमित ने अपनी बेटियों पर गर्व महसूस करते हुए प्रिया से बोला कि देखा तुमने, हमने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का हौसला दिया और सबने अपनी उड़ान एक दूसरे को देखकर भरी। सच में हमारी बेटियों जैसी सबकी बेटियां हों। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।